नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणवीय तनाव और NTBT, NPT, CTBT। आज के एपिसोड में जहां एक और हम भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणवीय तनाव की विस्तृत चर्चा करेंगे, वहीं परमाणु अप्रसार से संबंधित NTBT, NPT, CTBT को लेकर भारत के रवैये की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ निरस्त्रीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण भी करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं योगिता सिंह। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणवीय तनाव का विश्लेषण, पाकिस्तान की परमाणु नीति और उनसे उत्पन्न खतरों की समीक्षा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मूल्यांकन, NPT और भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना, CTBT और भारतीय नजरिए का विश्लेषण, निरस्त्रीकरण को लेकर भारत के रुख की समीक्षा। भारत पाकिस्तान संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते की मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हुए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं। इन देशों में तनाव आज भी मौजूद है। खासकर परमाणु हथियारों को लेकर तनाव काफ़ी गंभीर हो गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों के बीच बहुत तनाव रहता है। भारत जहां पहले हमला न करने की नीति पर कायम रहा है, वहीं पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम होने की धमकी देता रहा है। सितंबर 2016 में अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने परमाणु तकनीक के मुद्दे पर कहा है कि जहां भारत का रुख इस बारे में जिम्मेदारी वाला रहा है, वहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर तनाव होता रहा है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इतिहास तनाव से भरा हुआ है। अमेरिका की इस विषय में राय इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा पार से बढ़ी आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। सुरक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का करार है। इसके तहत 1992 से अब तक दोनों देश हर साल की पहली तारीख को अपने यहाँ बनाए इन ठिकानों की जानकारी एक दूसरे को देते हैं। 2001 में भारत की संसद पर हमले के बाद आखिरकार 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक रूप से युद्ध विराम घोषित हुआ। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन भी स्थापित की गई, जो सीमा पार झड़पों की जानकारी बांटने और जल सीमा का उल्लंघन होने जैसी जानकारी फौरन देने के मकसद से बनाई गई है। इसके बावजूद पिछले सालों में नियंत्रण सीमा के उल्लंघन की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। परमाणु तनाव के साए में दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया एक अस्थिर इलाका है। यहाँ सैन्य और परमाणु शक्ति को लेकर होड़ बढ़ गई है। इस इलाके में हथियारों की यह प्रतिद्वंदिता मध्य पूर्व के देशों में परमाणु हथियारों के प्रयोग के खतरे की आशंका के बीच दब सी गई है। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच परमाणु क्षमता में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ जैसे शुरू हो गई है। चीन भले ही तकनीकी रूप से दक्षिण एशिया में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन उसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी हुई हैं। इन देशों के बीच ऐसी होड़ का अंजाम खतरनाक हो सकता है। इन देशों के बीच परस्पर अविश्वास और युद्ध के इतिहास से मामला और भी ज़्यादा पेचीदा बन जाता है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से असुरक्षित होने के बावजूद पाकिस्तान हथियारों के मामले में भारत से होड़ करने में लगा रहता है।
माना जाता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से है जिसके परमाणु हथियारों के जखीरे में दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक दशक में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों की संख्या 3 गुना बढ़ा ली है। पाकिस्तानी सत्ताधारी वर्ग के लिए परमाणु शक्ति भारत के राजनीतिक और सैन्य ताकत का एक तरह का जवाब है। पाकिस्तान की नीति। परमाणु युद्ध के बारे में पाकिस्तान की कोई आधिकारिक नीति नहीं है, लेकिन सरकारी बयानों में अंकुश और डर बनाए रखने की बात कही जाती है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से 8 पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दी है। इस सौदे के बाद हिंद महासागर में दबदबे की होड़ और बढ़ जाएगी। यह ऐसा इलाका है जो क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता और तनाव का मुख्य स्रोत है। यह सौदा इसी प्रतिद्वंदिता के एक पहलू पर रोशनी डालता है। एक अमेरिकी थिंक टैंक के विशेषज्ञों ने कहा है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 120 परमाणु हथियार मौजूद हैं और उसका परमाणु हथियारों का बढ़ता जखीरा क्षेत्रीय और अमेरिकी हितों के लिए गंभीर खतरा है। सितंबर 2016 में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में परमाणु नीति कार्यक्रम के सह निर्देशक टोबी डाल्टन ने पाकिस्तान पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सीनेट की विदेशी संबंध समिति के सदस्यों को बताया, पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु क्षमता और खौफ पैदा करने का उसका व्यापक होता इरादा अमेरिका के उन हितों के लिए गंभीर चुनौती है जिसके तहत अमेरिका परमाणु विस्फोट को रोकना चाहता है और परमाणु हथियारों और सामग्री की मजबूत सुरक्षा बनाए रखना चाहता है। डाल्टन का कहना है कि पाकिस्तान अपने शस्त्रागार में हर साल 20 परमाणु हथियार जोड़कर इसका विस्तार करने में सक्षम है और बीते दशक में उसने परमाणु हथियारों के लिए परमाणु सामग्री के उत्पादन में विशेष तौर पर विस्तार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत की ओर से मिलने वाली सैन्य चुनौती के बदले में परमाणु हथियारों पर जोर दे रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2016 की वार्षिक परमाणु बल आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान के पास 110 से 130 परमाणु हथियार है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि भारत के 100 से 120 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट कहती है, ऐसा जान पड़ता है कि चीन अपने परमाणु बल को क्रमिक ढंग से बढ़ा रहा है और वह अपने भंडार का आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने परमाणु हथियार भंडारों और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम का विस्तार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपने आधे हथियार चीन से आयात करता है। चीन और पाकिस्तान दशकों से एक दूसरे के करीबी रहे हैं। दोनों की नज़दीकी की बड़ी वजह है दोनों का भारत के प्रति संदेह। पाकिस्तान ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हमले की क्षमता। पाकिस्तान के पास पहले से ही मध्यम दूरी की शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 1700 मील मानी जाती है, यानी भारत आसानी से इसकी जद में आ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947, 1965 और 1971 में हुए 3 युद्धों को देखते हुए दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता को किसी को भी कम करके नहीं देखना चाहिए। विश्लेषकों के अनुसार भारत के पास 110 मिसाइलें हैं और वो अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखते हुए, हालांकि थोड़ी धीमी रफ्तार से। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत ने इस मामले में मिलीजुली रणनीति अपनाई है, जिसमें कम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु हथियार का साल 1974 में परीक्षण किया था। परमाणु हथियार के मामले में भारत की पहले हमला न करने की रणनीति है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसे दोहराया है।
बढ़ती चुनौती। परमाणु हथियारों को लेकर दक्षिण एशिया में मची होड़ पहले से ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे इस क्षेत्र में अस्थिरता के एक बड़े कारण के रूप में देखा जा रहा है। ये इलाका सीमा विवादों और सीमा पार चरमपंथ से जूझ रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के दखल देने की संभावना भी सीमित है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एनपीटी में शामिल नहीं है। वहीं पाकिस्तान को चरमपंथी समूहों से लगातार चुनौती मिलती रहती है। पाकिस्तानी अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि उनके परमाणु हथियार सुरक्षित हैं, लेकिन ये आशंका बार बार जताई जाती है कि परमाणु हथियार चरमपंथियों के हाथों में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले का खतरा। भारत के पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके शिवशंकर मेनन ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा बेहद बढ़ गया है। मेनन ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा विकसित किए गए छोटे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी युद्ध क्षेत्र में निचले क्रम के अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जो सेना में युवा अधिकारी होंगे और धार्मिक स्तर पर बेहद प्रेरित तथा कम से कम पेशेवर होंगे। उनके मुताबिक इसका आशय ये है कि भारत के खिलाफ ऐसे छोटे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे बढ़ गए हैं। मेनन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि भारत इसका जवाब व्यापक परमाणु हथियार से देगा। मेनन ने अपनी पुस्तक चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में ये कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को असल खतरा आतंकवादी संगठनों से नहीं, बल्कि उसकी सेना के भीतर मौजूद अस्थिर तत्वों से है। उन्होंने कहा है कि विश्व में एकमात्र पाकिस्तान का ही परमाणु हथियार कार्यक्रम ऐसा है जिस पर केवल सेना का नियंत्रण है। मेनन ने कहा, इस बात के मजबूत कारण हैं कि किसी अन्य देश ने इस मार्ग पर चलने का विकल्प क्यों नहीं चुना। मेनन ने लिखा है कि भारत के पास मौजूद परमाणु नियंत्रण इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देते हैं, ताकि इस अनिश्चित एवं अराजक दुनिया में अन्य देश भारत को परमाणु हथियारों को लेकर ब्लैकमेल करने या उस पर दबाव बनाने की कोशिश न कर सके। उन्होंने कहा, परमाणु हथियारों से संपन्न कुछ निश्चित देशों के विपरीत भारत के परमाणु हथियार सैन्य संतुलन के लिए नहीं हैं, न ही परंपरागत सैन्य संदर्भों में किसी प्रकार की कथित हीन भावना को दूर करने के लिए इनका निर्माण किया गया है, और न युद्ध के मैदान पर संचलात्मक सैन्य आवश्यकता या कुछ सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा किया गया है। मेनन ने अपनी पुस्तक में चेताया कि भारत की परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने की घोषित नीति है, लेकिन यदि पाकिस्तान भारत की घोषित रेड लाइन को पार करके उसके खिलाफ, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भारतीय बलों के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, तो यह भारत द्वारा बड़े स्तर पर पहले हमला करने के दरवाजे प्रभावी रूप से खोल देगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल भारत को उसके खिलाफ व्यापक स्तर पर पहले हमला करने के लिए स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने कहा, भारत जैसे देश के पास युद्ध के इतर प्रतिक्रिया देने के कई अन्य माध्यम भी हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एनटीबीटी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए इसे आंशिक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है। वर्ष 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने पर सहमति बनी। उसमें वैसे भूमिगत परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रावधान था जिससे किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर रेडियोधर्मी विकिरण फैलने का अंदेशा हो तो।
भारतीय परमाणु परीक्षण और निरस्त्रीकरण नीति के संबंध में विदेश नीति परमाणु निरस्त्रीकरण पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का दृष्टिकोण सबसे पहले 1954 में सामने आया, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टैंड स्टिल जहां का तहां समझौते का आह्वान किया था। भारत का दृष्टिकोण ये था कि परमाणु परीक्षण पर रोक के किसी भी समझौते से हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे निरस्त्रीकरण पर समझौता होने का मार्ग भी खुलेगा। 1956 तक परीक्षणों पर प्रतिबंध के बारे में विभिन्न देशों के अलग अलग मत उजागर हो चुके थे। भारत और सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बिना ही सभी परमाणु परीक्षणों पर शीघ्र और अलग से समझौता करने का सुझाव दिया, क्योंकि ऐसे परीक्षण छिपाए नहीं जा सकते। लेकिन पश्चिमी देशों का मत था कि पर्याप्त निगरानी के बाद ही परमाणु परीक्षणों पर सीमित रोक और अंततः प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके फलस्वरूप अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर बातचीत प्रारंभ की। यह संधि 1963 में अस्तित्व में आई और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसे धता बताते हुए चीन ने 1 वर्ष बाद ही लोपनोर इलाके में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप 1966 में परमाणु अप्रसार के लिए प्रयास पुनः शुरू कर दिए गए। जुलाई 1968 में परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और 58 अन्य देशों ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि NPT की रूपरेखा तय की। लेकिन इस संधि ने परमाणु क्लब के सदस्य देशों के परमाणु परीक्षण के लिए रास्ता छोड़ रखा था। इसलिए इसे परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार की दिशा में सफलता नहीं मिली। NPT क्या है और भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को NPT के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई सन 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिनमें 5 के पास आणविक हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 4 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं हैं। ये हैं भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया। NPT के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है फिनलैंड। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर ही भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त है, क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। उत्तरी कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका उल्लंघन किया और फिर इससे बाहर आ गया। अगर NSG और उसकी सदस्यता प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त नज़र डालें तो सन 1974 में जब भारत द्वारा स्माइलिंग बुद्धा नामक अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया तो इसने दुनिया की महाशक्तियों को हैरान परेशान कर दिया। इस परीक्षण से सशंकित महाशक्ति देशों द्वारा तुरंत ही एक बैठक कर परमाणु ऊर्जा को सीमित करने के उद्देश्य से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की स्थापना की गई। प्रारंभ में 7 सदस्यीय NSG के सदस्यों का समयानुसार विस्तार होता गया और आज 48 देश इसके सदस्य हैं। इसके नियमानुसार परमाणु अप्रसार संधि NPT, जिसका तथाकथित उद्देश्य परमाणु अस्त्रों के विकास और प्रसार को नियंत्रित करना है, पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही इसकी सदस्यता के लिए योग्य होते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु अस्त्र विकसित नहीं कर सकता। दरअसल अभी 190 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं,
लेकिन भारत इसे अन्यायपूर्ण मानते हुए इसका विरोध करता रहा है। भारत का विरोध उचित भी है। विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि महाशक्ति देशों ने खुद तो पहले से ही परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रखा है और अब भारत जैसे नए उभरते देशों के ऊपर निशस्त्रीकरण की आड़ लेकर इस संधि के रूप में प्रतिबंध थोपने का अनुचित और कुटिल प्रयास कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कि कोई खुद तो भरपेट भोजन कर ले और फिर दूसरे को भोजन की हानियां बताते हुए भोजन न करने के लिए बाध्य करे। वास्तव में भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के लिए इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप को ही एकमात्र आधार बताया। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी और भारत। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी को ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। उस समय इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था। अब तक इस पर 179 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान ने सीटीबीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण को नियंत्रित करेंगे। 90 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने घोषणा की कि अमेरिका सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए शून्य उत्पाद संधि चाहता है। रूस ने इसका समर्थन भी किया। परिणाम स्वरूप सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सीटीबीटी का मसौदा स्वीकृत हो गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना, लेकिन इसने अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया है। भारत सहित गुट निरपेक्ष देशों सहित कुछ अन्य को भी इसकी विषय वस्तु पर ऐतराज था। इसकी वजह यह थी कि इस संधि में समग्रता का तत्व बिल्कुल ही नदारद था। सीटीबीटी पर भारत का रुख यह था कि यह परमाणु प्रसार के सभी पहलुओं को रोक पाने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाने में कारगर भूमिका निभा पाने में समर्थ होनी चाहिए। इसलिए इस संधि में निरस्त्रीकरण और निश्चित समय सीमा में परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व का लक्ष्य प्राप्त करने की वचनबद्धता परिलक्षित होनी चाहिए, जो है नहीं। सीटीबीटी का भारत ने यह कहकर विरोध किया कि इसमें परमाणु हथियारों वाले देशों को गैर विस्फोटक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शस्त्रों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई है। यह भेदभावपूर्ण रवैया है। इसमें निरस्तीकरण के प्रति किसी सार्थक वचनबद्धता का अभाव था, बल्कि स्थिति यह थी कि इसमें मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश थी। निरस्त्रीकरण भारत का नजरिया। भारत की निरस्त्रीकरण नीति परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त विश्व को रखने के लिए वचनबद्ध है। यह एक सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण को समयबद्ध, चरणबद्ध और प्रमाणीय रूप से करने के लिए कटिबद्ध है। वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए काम करने को जारी रखते हुए भारत ने अपने परमाणु विकल्प को खुला रखा है। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस संधि को भेदभावपूर्ण और विश्व को दो भागों में विभाजित करने के एक साधन के रूप में देखा जाना है। उल्लेखनीय है कि भारत अपने परमाणु परीक्षणों के बाद भी वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी मांग पर कायम है। भारत ने 1974 में पोखरण में अपने पहले परमाणु बम परीक्षण के 24 वर्ष बाद 11 तथा 13 मई 1998 को
कुछ और परमाणु परीक्षण किए। संसद में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण के बाद की भारत की परमाणु नीति के पहलुओं को स्पष्ट किया। पहला ये कि भारत न्यूनतम परंतु विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाए रखेगा। इसके लिए भारत को और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो आगे परीक्षण करने पर स्वतः ही अपने ऊपर प्रतिबंध स्वीकार कर रहा है। दूसरा ये कि भारत परमाणु शस्त्रों के मामले में पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत का पालन करेगा। और अंतिम पहलू यह है कि भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपनी वचनबद्धता जारी रखेगा। निष्कर्ष: भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं, यह प्रश्न लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि हस्ताक्षर के बाद भारत के हाथ बंध जाएंगे और वह भविष्य में न्यूनतम आवश्यक परमाणु निरोधक क्षमता भी हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर इस मत को मानने वाले भी हैं कि हस्ताक्षर करके भारत अमेरिका के साथ मधुर संबंध बना पाएगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर उसका दावा बढ़ जाएगा। लेकिन परमाणु अप्रसार के संबंध में सरकार की वचनबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार से हैं। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणुीय तनाव का विश्लेषण, पाकिस्तान की परमाणु नीति और उससे उत्पन्न खतरों की समीक्षा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एनटीबीटी का मूल्यांकन, एनपीटी और भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना, सीटीबीटी और भारतीय नजरिए का विश्लेषण, निरस्त्रीकरण को लेकर भारत के रुख की समीक्षा। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।